बेटा क्लास 10 का साइंस का ये मॉडल पेपर, इसमें से 90% क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आप इसको याद कर लेते हो, अगर आते हैं, तब आप 90% स्कोर बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोग ये चेक करना खुद से कि आपको ये पता था कि नहीं, और अगर पता था तो फिर अच्छी बात है, नहीं पता था तो अब पता होना चाहिए। ये सारे प्रश्न उत्तर आपको याद होने चाहिए। कक्षा 10 100% इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जो 30% आपका लेस कम किया गया है उसके प्रश्न इसमें नहीं है, तो इस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। ये आपका मॉडल पेपर है। इसमें से आपसे पूछे गए हैं सबसे पहले खंड आ में भौतिक विज्ञान में आपके एमसीक्यू हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, इसको बस फटाफट समझते चलिए। कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, इस टाइप से प्रश्न पूछेगा वो। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है किसमें? एक प्रोटॉन पर विद्युत के आवेश की मात्रा क्या होती है? तो ये वो चीजें हैं जो आपने पढ़ी तो थी, लेकिन उसको आपने फोकस नहीं किया। तो अब समय आ गया है उसको याद करने का, लर्न करने का। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? अब ये तो जरूरी नहीं है कि बस आप इन्हीं को याद करो। इस टाइप के और भी प्रश्न अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं तो वो भी याद करो। साथ में कम से कम भौतिक विज्ञान से एमसीक्यू के कम से कम मिनिमम 20 प्रश्न याद होने चाहिए। मतलब हर एक चैप्टर से 4-5 प्रश्न जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लर्न होने चाहिए। और इम्पोर्टेंट बेटा वही होता है जो इजी होता है। एक्चुअली में इजी वाले को आप लोग छोड़ देते हो, कहते हो कि ये तो लगता है नहीं आएगा वही पूछ लेता है वो। चलिए, ये तो एमसीक्यू हो गए। सेकंड देखते हैं। पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी पूछा उसने, वक्रता त्रिज्या उसने दे रखी थी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, पता है कि नहीं पता? तो ये होगी 10 सेंटीमीटर। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, R=F, F=R/2। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं आप? समंजन क्षमता से तो क्या होती है समंजन क्षमता? प्रश्न उत्तर। अब ये आपको होना चाहिए 100% याद। विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए, पूछा जा सकता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो देख लो बेटा, उत्तल दर्पण ऐसे होता है। बाहर की तरफ रे आती है, टकराती है, इधर से चेहरा दिखेगा, और अंदर की तरफ हाईली पॉलिश होता है। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये तो मुझे आता है, दूरदृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है? अब दूरदृष्टि दोष समझ गए। कुछ लोग कह रहे होंगे दूर का नहीं दिखता है। नहीं, दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखता है, लेकिन पास का नहीं दिखता। और जब पास का नहीं दिखता तो फिर कौन से लेंस का प्रयोग करते हो आप लोग? चलिए बताइए फटाफट। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, साथ में फिगर भी बनाना पड़ेगा। यह है आपका उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। ठीक है। और उत्तल लेंस को बेटा अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। निवारण कैसे करेंगे उसका? किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? स्पष्ट कीजिए। तो किन किन कारकों पर बेटा निर्भर कर सकती है? समय पर निर्भर करेगी। किस पे निर्भर करेगी? समय पर निर्भर करेगी, आर पर निर्भर करेगी। ठीक है, बाकी ये सब पढ़ते चलिए फटाफट, पूरा एकदम लास्ट तक आना चाहिए आपको। क्यों पर निर्भर करेगी। वीडियो को पॉज करके अच्छे से लर्न करना है। क्लास 10। नेक्स्ट पूछा है बेटा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है?
तो जब F इक्वल BI L साइन थीटा होता है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कार्यरत बल यही होता है आपका F BI L बिल साइन थीटा करके याद करते हैं। तो कह रहा है कब अधिकतम होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू जब 1 होती है, क्या होती है 1, तब अधिकतम होता है, याद रखना। क्योंकि यह धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा एक चीज और बता दें, जब साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम कब होगी, तो एंगल भी आपको पता होना चाहिए। भाई साइन 0 की वैल्यू अगर 0 हो गई तब तो सब कुछ 0, तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका मान बढ़ता जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है, तो साइन 90 पे अधिकतम होगा। उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, ये पूछा जा सकता है बेटा, ये 100% ये वाला तो प्रश्न नहीं पूछ सकता है, क्योंकि कई बार उसने पूछा है इसको। आंसर इसका ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है PA इक्वल -U। -U क्या है आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यानी वस्तु की दूरी। और ये दूरियां सारी की सारी पोल से हैं, कहाँ से ली गई हैं, पोल से ली गई हैं। ये है P आपका, ये है P, ठीक है, ये A है, ये है आपका B, ये A डैश B डैश। चलिए एक और बता दें, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक यहाँ पे बेटा ये माना गया है, ये पॉइंट है आपका N, ये ND AB के बराबर है। साथ में याद रखना ये NP को, मतलब इस N को P माना गया है, क्योंकि एक्चुअली में जो दर्पण होता है ना तो इसके बीच का गैप ना के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ना के बराबर। तो बाद में P की जगह हम क्या रखने वाले हैं, N रखने वाले हैं। ये आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप अब आगे चल के लिखने वाले हो NF बराबर PF भी होगा, क्योंकि इसके बीच का गैप बिल्कुल ना के बराबर होता है। यह आपके सूत्र का निगमन है बेटा। ये सूत्र का निगमन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि 100% पूछ सकता है। उसके साथ में दूसरा एक प्रश्न देखो, कह रहा है 220 वोल्ट व 10 एम्पियर धारा वाले विद्युत मोटर द्वारा आधे घंटे में, ये 6 नंबर वाले प्रश्न हैं, 40 मीटर की दूरी पर 6 या 5 नंबर के होंगे जो भी आएंगे, स्थित एक पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। मोटर की कार्य दक्षता 80% है, मतलब अगर 100% आपने उसको एनर्जी दिया तो 80% ही वो यूज करेगी, 20% खर्च हो जाएगी गर्मी में। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या है, G है। जब भी कभी G ऊंचाई आ जाए तो पता है कितना कार्य होता है, mgh के बराबर होता है। कितना होगा, mgh के बराबर होगा। mgh का फॉर्मूला लगा के निकाल लेना इसको। तो अब इसको किस टाइप से आप सॉल्व करने वाले हो, भाई वोल्टेज दिया गया है, आई दिया गया है, टाइम दिया गया है, सेकंड में ले लो, क्योंकि करेक्ट इसके साथ हमेशा सेकंड में ही होती है। SI यूनिट भी सेकंड है तो सेकंड में ही रखना, टाइम को हमेशा बेटा सेकंड में ही रखना। मोटर द्वारा 30 मिनट में कितनी ऊर्जा ली गई बेटा, BIT से निकाल लिया आपने। भाई ली गई ऊर्जा क्या होती है, BIT के बराबर होती है। मोटर द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी देगा, भाई लिया उसने इतना, लेकिन दक्षता 80% है ना, तो 80% अगर दक्षता है तो फिर 80% ही तो देगी, तो इसका 80% इतना यूज करेगी वो, बाकी का 20% उसने खर्च कर दिया, गर्मी में नष्ट कर दिया, इधर उधर के खुद को चलने के लिए उसने लगा दिया। अब आप इस ऊर्जा द्वारा m kg पानी 40 मीटर ऊपर तक चढ़ा सकते हो, तो ये ऊर्जा बराबर होगी किसके, mgh के। यहां से m निकाल लेंगे, m हमारा निकल कितना है 7.925 × 10⁻³ kg, मतलब कि 7925 किलो पानी हम टंकी में भर सकते हैं। ये थे आपके भौतिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर। अब हम लोग बात करने वाले बेटा खंडवा में आपका पूछा जाएगा रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में भी MCQ पूछे जाएंगे। अब ये MCQ आपको करने हैं। MCQ अच्छे से पढ़िए, सीधा हम लोग प्रश्न पर आते हैं।
पूछ रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं, तो हाफ H2O होता है, तो हाफ लगाएं। एसिटिक अम्ल में एसिटिक एंड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो निर्जलीकरण की उपस्थिति में जो भी कुछ किया जाता है वो आपके सामने है, इसको देखिए ध्यान से। देखो बेटा, पूछा उसने आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है, तो बताइए। तो आपको बता दें कि बेरिलियम में अधिकतम धात्विक लक्षण है, क्योंकि शेष अन्य तत्व आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए हैं। आवर्त सारणी में बाईं से बाईं तरफ वाले जो धातु होते हैं वो दाईं तरफ वाले अधातु होते हैं। तो बाईं तरफ वाले क्या होते हैं, धातु, और दाईं तरफ वाले अधातु। तो बाईं से दाईं तरफ जाने पर अधातु मिलते हैं। तो सबसे बाईं तरफ क्या है, बी है, बेरिलियम है, इसलिए अधिक धात्विक होगा। ठीक। दूसरा, पीएच पैमाना क्या मापता है। पीएच पैमाना आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे अम्ल, क्षार और उदासीनीकरण को नापा जाता है। तो कैसे नापते हैं, और ये पीएच का परास है बेटा। 7 पे उदासीन है, इसके नीचे इधर अम्लीय हैं, और 7 में 8, 9, 14 तक ये क्षारीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षार की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए। तो ये आपका अम्ल हो गया, ये आपका क्षार हो गया, ये साथ में उदाहरण हो गया। लवण भी पूछा है, तो लवण भी लो, अम्ल, क्षार तथा तो ये आपका लवण हो गया। ये भैया आपके लवण का एग्जाम्पल जिंक सल्फेट। साथ में पूछा है कि सोडियम तथा मैग्नीशियम, 11 मैग्नीशियम में किस तत्व का आयनन विभव मान अधिक होगा, कारण दीजिए। तो कारण ले लीजिए कि सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियान के समान बहुत अधिक स्थायी होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बाकी पढ़िए। साथ में एसिटिक अम्ल की निम्न के साथ रासायनिक अपक्रिया, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो रासायनिक अपक्रिया बनाना आप लोगों को आना चाहिए। ये सारी की सारी रासायनिक अपक्रियाएं अगर आपको आ जाएंगी, बैलेंसिंग करना आ जाएगा। तो अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्लास 10th साइंस में जाइए, उसमें आपको हम ये इक्वेशन बैलेंस करने की एक अलग से वीडियो पड़ी हुई है। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्लास 10th साइंस, उसको ओपन करोगे बेटा तो उसमें आपको जो है साइंस मिल जाएंगे। उसमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस टाइप से किया जाता है वो भी मैंने बताया हुआ है, तो वो देख लीजिएगा। बाकी ये देखिए, अब बात करते हैं जीव विज्ञान। बस इसमें इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा। अब बात करेंगे जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में किस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला कि मनुष्य के में दांतों की संख्या कितनी होती है, कंफ्यूज हैं कुछ लोग। तो मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है, ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली छोड़ा हुआ है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे। पुष्प में कितने भाग होते हैं, मनुष्य में शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है, याद रखना। आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए, तो मुख, मुख गुहा, ग्रासनी, ग्रास नली, आंत, अमाशय। ठीक है, ये सब आहार नली है। इधर से आहार हमारा चला जाता है। ठीक है। अंतरनासिका पट किसे कहते हैं, तो चेहरे पर स्थित नासिका 2 बाह्य नासा छिद्रों द्वारा बाहर खुलती है। ये छा से छड़ी है। नासिका के मध्य एक नासा पट होता है, इसे ही अंतरनासिका पट कहते हैं बेटा। प्रश्न है पुमंग एवं जयांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पुमंग पुष्प के नर जनानांग है, जबकि जयांग पुष्प के मादा जनानांग होते हैं। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियों का संक्षिप्त विवरण ये सामने आपके। ये अब लर्न होना चाहिए। आप लोग अगर इसको याद कर लेते हो तो आपके भैया साइंस में मैं बात करता हूं 80+ में चले जाओगे। अगर आपने सिर्फ एक मॉडल पेपर तैयार किया तो ये बनाया गया, बाकी मैं और देता रहूंगा आपको। जितने मॉडल पेपर मैंने अपलोड किए और अगर आपको वो सारे के सारे याद हैं, तब आपके 90+ बन जाएंगे 10th साइंस में। कर्ण पूर्व लार ग्रंथियां, अधोजीवा लार ग्रंथियां, अधोहनुलार ग्रंथियां, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सब लार ग्रंथियां हैं। अब बात लसिका की करते हैं। देखिए बेटा इसको, लसिका परिवहन के कार्यों का उल्लेख कीजिए।
तो यह कोमल अंगों को रगड़ से बचाता है। कोशिकाओं को पोषक तत्वों जैसे गैस, हार्मोन तथा एंजाइम आदि को पहुंचाने तथा आदान प्रदान के लिए माध्यम का कार्य करता है। बाकी देखिए, तो ज़्यादा टाइम ना लें हम वीडियो में, क्योंकि पढ़ना इसे आपको ही है। स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूल तथा इसके लाभ एवं हानियाँ लिखिए, तो लाभ और हानियाँ भी देखते रहना साथ में। ये तो लाभ हो गया इसका। वीडियो को बेटा पॉज करना है, उसके बाद में आप इसको पढ़ोगे और ऐसा पढ़ोगे कि फिर भूलना नहीं। ये लो, स्वपरागण से हानियाँ क्या होती हैं। लिंग गुण सूत्र से आप क्या समझते हैं। नर तथा मादा में लिंग गुण सूत्र का विन्यास लिखिए। तो पुरुष जनन कोशिका में 22 जोड़ा और XY यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। स्त्री जनन कोशिका में भी 22 जोड़ा प्लस यक्ष 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस टाइप से होता है, देख लीजिए।